हेलो गाइस, ये 2 फरवरी वाले एलन मेजर टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है। इसमें जो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें सबको डाउट था, वो वाले क्वेश्चंस भी कवर है, तो वो सारे आप देख लीजिएगा, लास्ट में है। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे मैग्नेटिक मूवमेंट दिया हुआ है पहले इलेक्ट्रॉन का म्यू बी, ठीक है। अब पूछा गया है कि वही इलेक्ट्रॉन के सेकेंड ऑर्बिट पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। जब हम एटॉमिक मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो उधर हम ना एक ऑर्बिट पे रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ते हैं, तो उधर ना फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक मूवमेंट m इक्वल्स टू E/2m L। इधर L एंगुलर मोमेंटम होता है। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। L का क्या होता है NH/2π। इस पर हम देखते हैं ना, ये सारी वैल्यूज़ कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है सिर्फ n। तो इधर मैग्नेटिक मूवमेंट ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा n के। ये ऑर्बिट दो हुआ तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी डबल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब 22 पे हम देखेंगे ना, 3 वायर दी हुई हैं PQR। इसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और हमें Q पे ना मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें पता है ना, सेम डायरेक्शन में फ्लोइंग करंट, मतलब वायर में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका पहले हम देख लेते हैं करंट कितना फ्लो हो रहा है। इसके बाद देखते हैं इस पे फोर्स लगाएगा R इधर, और इधर फोर्स लगाएगा P। तो अब हमें फाइंड करना है इसका फॉर्मूला। अगर आपको याद हो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 4 6 2π डिस्टेंस 1 है, माइनस μ0 4 इंटू 2π, इधर भी डिस्टेंस 1 है। इधर से हम देखते हैं ना, यहाँ μ0/2π और μ0/2π कॉमन आ रहा है, तो हम इसको μ0/2π कॉमन ले लेते हैं। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो μ0/4π आता है 10⁻⁻7। तो इधर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 32 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना, हमें डायरेक्ट मोबिलिटी पूछी गई है। तो मोबिलिटी म्यू आप सबको पता है, अगर फॉर्मूला याद हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V/L। सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ना सर्किट बनाया गया है और इधर ना सर्किट में 3 अलग अलग रेजिस्टर हैं और 3 अलग अलग करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 I2 और I3। अब इधर हम देखते हैं, इधर 10 ओम का रेजिस्टर है, इधर 15 ओम का, इधर 30 ओम का। बेसिकली हमसे पूछा गया है ना कि I2 करंट क्या होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले पता है कि तीनों पे ना पोटेंशियल तो सेम होगा। तो हम एक काम करते हैं ना, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाल के एक कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। और वो जो कॉमन पोटेंशियल होगा ना, उसको उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब 15 से, तो हमारा I2 आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं, हम निकालते हैं पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टर क्या आ जाता है। अब हम देखते हैं ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टर हमारा आ गया। अब पोटेंशियल फाइंड करते हैं। मेन करंट आ रहा है 1.2 एम्पियर। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल लिखते हैं IR, यहाँ से हमारा पोटेंशियल आ जाएगा 1.2 इंटू 5, मतलब कि 6 वोल्ट। और 6 वोल्ट तीनों पे इक्वली रहेगा, मतलब I2 आ जाएगा 6/15। इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में जैसे कि आप देख सकते हैं, दो वेव्स हैं S1 और S2 से ओरिजिनेट हो रही हैं और ये कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो कर रही है, मतलब हमें मिनिमम बेसिकली पूछा गया है। तो इनमें से पूछा गया ना, इनमें से कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। तो पाथ डिफरेंस हमको पता है मिनिमा का क्या होता है, ये होता है यहाँ 2n-1। ये हम इंटीजर पुट करके देखेंगे और कौन सी वैल्यू आएगी। तो अगर हम n को ना 6 पुट करते हैं तो इधर वैल्यू क्या आती है 12-1 11 λ/2, मतलब 5.5 लैम्डा। तो ये पॉसिबल है। तो ऑप्शन 4 आप देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, नहीं आएंगी।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें पोलराइड का ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जानते हैं पोलराइड होता क्या है। तो हम देखते हैं ना, जो भी हमारे घर में बल्ब वगैरह चलते हैं वो उसकी जो लाइट होती है ना, वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो होती है, तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि हर डायरेक्शन में होगी। तो ये पोलराइड क्या करता है ना, ये सिर्फ एक डायरेक्शन की ही इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है पास करने को। एवरी डायरेक्शन में जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड वाली लाइट को हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड जब सिर्फ एक डायरेक्शन में हो तो इसे हम पोलराइज्ड लाइट कह देंगे। तो पोलराइड का यही काम होता है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना कि यहाँ दो पोलराइड हैं, उनमें से एक को हम कितना रोटेट करें कि जो ना इंटेंसिटी हो उसके बाद वो हाफ हो जाए। तो बेसिकली हम पहले अनपोलराइज्ड लाइट लेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट जब एक पोलराइड से जाएगी तो वो पोलराइज्ड बन जाएगी। इसकी इंटेंसिटी क्या लेते हैं हम, आई नॉट। ठीक है। अब ये दूसरा पोलराइड है, कह रहा है इसको कितना ज़्यादा रोटेट करें, थीटा से कितना रोटेट करें कि इसके बाद जो इंटेंसिटी हो ना वो आई नॉट बाई 2 हो। तो अब हम इसको देखते हैं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको देखते हैं, आई नॉट हमारा इनिशियल पोलराइजिंग लाइट का इंटेंसिटी हो गया। हम कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू अगर हम 45 रख देते ना तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/2। तो बेसिकली अगर हम 45 डिग्री पे इसको रोटेट करते हैं तो इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। ये क्वेश्चन आपने क्लास में भी किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है ना कि जो हमारा सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है उसका फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। तो फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहा है। फर्स्ट मिनिमा किस में आता है, लैम्डा में आता है। और फर्स्ट मैक्सिमा कितने में आता है, λ/2 में आता है। नहीं, 3λ/2 में आता है। इसको λ1 बोलते हैं, इसको λ2। 3λ/2 में आता है फर्स्ट मैक्सिमा। ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के, जब हम डबल स्लिट वाला पढ़ते हैं ना तो उसमें λ/2 पे ही आ जाता है फर्स्ट मैक्सिमा। यही डिफरेंस है। यही अगर आपको याद था तो यह क्वेश्चन आपसे इजली बन गया होगा। तो यहाँ से आ जाता है 600 नैनोमीटर। हम इसको चेंज नहीं करेंगे। और 2/3 यह आ जाता है λ2। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 440 नैनोमीटर। नंबर 28 में हमें वायर दी गई है और इसमें पूछा है कौन से दो पॉइंट के बीच में ना ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ये होता है BVL। अब यहाँ देखते हैं, ये कांस्टेंट है। अब जिस दो पॉइंट की लेंथ ज़्यादा होगी उसका भी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो ये हमको पता है, बी और सी की वायर की लेंथ, उस पॉइंट के बीच की लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो वो वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ भी सबसे ज़्यादा होगा। नंबर 31 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने पहले भी देखा होगा, ऐसे डिराइव करने वाले कैपेसिटर के क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। अब इसमें हम देखते हैं, इसमें हमें क्या गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करना है। तो फोर्स का हमें सिंपल, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू QE। ठीक है, क्यू तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या हो जाता है, सिग्मा किसके बराबर हो जाता है, Q/A के। तो अब इसको हम दोबारा लिखते हैं, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं Q से तो हमारा फोर्स आ जाएगा। अब हम देखते हैं, ऊपर Q तो है नहीं, हमें CV के टर्म्स में आंसर लाना है। तो हमें पता है Q इज टू CV होता है। यहाँ क्या दिया है, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट। तो यह आ जाएगा C²V² 2A एप्सिलॉन नॉट। अब देखना नीचे ऑप्शंस में एप्सिलॉन नॉट भी नहीं है तो इसको भी हटाएंगे हम। तो एप्सिलॉन नॉट का क्या रिलेशन आ जाता है, हम सब ने पढ़ा है, टू एप्सिलॉन नॉट A/D। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A की वैल्यू आ जाती है C/D। तो यहाँ से फोर्स आ जाता है C²V²। और यहाँ क्या आ जाता है, 2A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ A एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाता है C/D में। तो आगे हमारा आंसर आ जाता है C²V² 2C/D। अब यहाँ एक C से
ये एक C² कट गया, यहाँ से आ जाएगा CV² 2D। ये आ गया हमारा आंसर। और 32 पे आते हैं। 32 सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टॉर्क दिया गया है और हमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई है। तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है, PE sin थीटा। P यहाँ डाइपोल मोमेंट है, तो PE sin थीटा हुआ। यहाँ से टॉर्क आ गया हमारा जी निकालने में। साइन थीटा कितना है 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाती है √3/2। अब इसको आगे अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब इसको जब हम पोटेंशियल एनर्जी में पुट करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -P cos थीटा, और cos थीटा यानी cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो P तो हमने निकाल लिया था, 12/√3 आया था हमारा। 12/√3 आया था, cos 60 हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो गया। अब ये 2 से 12 कट गया तो ये 6 आ गया। अब देखते हैं आंसर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हमको ये नीचे से √3 हटा के ऊपर लेके जाना है। ये हम कैसे करेंगे, ये हम रेशनलाइज कर देंगे। √3/√3 ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो नीचे √3 बन जाएगा और ऊपर √3 रह जाएगा। तो से ये 6 कटिए 2 आ गया, तो आंसर हमारा आ गया 2√3। और ये आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि हमें पता था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 34 में एक सर्किट दिया हुआ है, वो कुछ ऐसा है। यहाँ पास जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पास वो सेम होगा। और हमें क्या पूछा ना, 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस चार्ज पूछा हुआ है। तो उसके लिए हम पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो पैरेलल है तो ऐड हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड। अब पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो इसके अक्रॉस हम पोटेंशियल निकाल लेंगे और इसके अक्रॉस ये V1 ये V2। तो V1 निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, कर देंगे ओवरऑल जो हमारे पास बैटरी का वोल्टेज है। तो यहाँ C2 हमने देखा था, C2 क्या है हमारा 6, और नीचे 6 + 4 10 इंटू बैटरी का वोल्ट कितने वोल्टेज की बैटरी है 10 की, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस वोल्टेज आ गया 6 वोल्ट। अब हम इसको चार्ज निकालना है, तो हमको पता है Q = CV होता है 6 वोल्ट का, तो 4 × 6 24 माइक्रो कूलम आ जाएगा इसका आंसर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 35 पे। अब इधर हमको बोला गया ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया और वो अभी बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखिए हम इसको देखेंगे, हम 2 केसेस पढ़ते हैं। एक में कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड रहता है, एक में निकल जाता है। जिसमें कनेक्टेड रहता है ना, उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, ये वोल्टेज कांस्टेंट रहता है क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है। तो इधर चेंज क्या होगा ना, इधर चेंज होगा कैपेसिटेंस। अगर ये K टाइम्स बढ़ा तो चार्ज भी K टाइम्स बढ़ जाएगा, तो हमारा सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। अब केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 55 पर आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, एक्सप्रेशन दिया हुआ है KMnO4 का कलर पर्पल है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमें पता है KMnO4 में ना DD ट्रांजिशन नहीं होता, तो कलर का रीज़न DD ट्रांजिशन नहीं है, चार्ज ट्रांसफ़र है। बट वहीं रीज़न में दिया हुआ है कि उधर ना मैंगनीज में MnO4 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ये भी सही है, डी ऑर्बिटल में उसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते क्योंकि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बट एक्चुअल में ना चार्ज ट्रांसफ़र का रीज़न ये होना चाहिए कि इधर ऑक्सीजन एज अ लाइगेंड एक्ट कर रहा है और वो मैंगनीज़ को चार्ज ट्रांसफ़र करेगा। आप देख सकते हैं इधर मैंगनीज़ +7 में है, ऑक्सीजन ये इधर चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, तो इधर होगा लाइगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, और जो कि रीज़न में नहीं दिया हुआ है। रीज़न में सिर्फ ये दिया हुआ है कि उधर मैंगनीज के डी ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, बट एक्चुअल रीज़न इसका ये नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाता है। बोथ असर्शन रीज़न सही है, बट रीज़न नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सबसे ज़्यादा डाउट सबका था क्वेश्चन नंबर 57। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 57 में ना ये सारे ऑक्सी एसिड्स दिए हुए हैं क्लोरीन के। अब इसमें ना थर्ड वाला ऑप्शन सही बताया गया है, जो कि सबको लग रहा है वो नहीं है। सबको क्या लग रहा है ना कि HClO4 का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। क्यों? क्योंकि उसमें ना HClO4 इसमें क्लोरीन +7 के ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। तो अब ये इससे ज़्यादा जा नहीं पाएगा, मतलब ये सिर्फ खुद को रिड्यूस कर सकता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज, बट ऐसा नहीं है।
हमें बेसिक पे आना पड़ेगा। रिडक्शन की डेफिनेशन थी, वो थी जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करे वो हो जाएगा हमारा, उसको हम कहेंगे रिडक्शन। तो इधर जैसे कि हम देख सकते हैं, एक बार हम स्ट्रक्चर देखते हैं SeLO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि हमें एनायन का स्टडी करना है। हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं ना तो ये कुछ ऐसा आता है। ये स्ट्रक्चर आता है। अब यहाँ आप अगर देखें ना तो ऑक्सीजन का ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये 3 अलग अलग ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस पे जाएगा, और इधर ना टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 4 RS, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये पूरा कंपाउंड क्या नेगेटिव चार्ज लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। ऑल दो ये अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, स्टिल ये कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो एक चार्ज है ना ऑलरेडी रेजोनेंस पे है, ये एक अच्छा खासा स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए स्टेबिलिटी का भी यही ऑर्डर आ जाएगा। और एसिडिक नेचर का तो ऑर्डर आप 4 से निकाल ही सकते हैं, बाकी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन का भी यही ही आ जाएगा रीज़न। अब वहीं अगर हम देखते हैं ना HClO का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अब जब HClO का स्ट्रक्चर देखें ना तो इसके एनायन का स्टडी करते हैं। इधर वाला ऑक्सीजन है रेजोनेंस पे नहीं है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका जैसा हम सोच रहे हैं उसका रीज़न जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगर आप स्ट्रक्चर बनाते तो आपको समझ में आ जाता कि ये रीज़न क्यों है।